वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। देखना, आप देखो, आप चेक कर लो, चेक कर लो, आप करो एक बार। सही है क्या? क्लियरिटी देखना, क्लियरिटी। आओ देखो एक बार। इस संसार में क्या है कि गरीबों का कुछ जीना जीना तो नहीं, माफी। अरे एक दिन गड़बड़ हो गया था, धुंधला हो गया था, सब बर्बाद। शाम को इतना रोया मैं, इतना रोया, बता नहीं सकता। चलिए हम एक प्रारंभ कर रहे थे, विषय उसका नाम था उपसर्ग। आवाज भी डिस्टर्बेंस आ गई। हेलो हेलो। उपसर्ग में भी एक उपसर्ग है भाई साहब, कौन सा वाला? ऊपर। कौन सा वाला? ऊपर। उपसर्ग का नाम है उप। इसमें एक धातु है, उसका नाम है सृज, और सृज धातु से एक प्रत्यय में आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम होता है घय। घय प्रत्यय में बसता है अ। सृज धातु की जगह स्पष्ट बन जाता है सर्ग, और आगे कौन सा उपसर्ग है? उप। इन सब को मिलाने पर, क्योंकि घय प्रत्यय से बना जो शब्द होता है ना, वो नित्य केवल एक ही लिंग में चलता है। भाई साहब बताइए कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। घय प्रत्यय में जो अ बसता है ना, वो हमेशा पुल्लिंग में ही आता है। रंज से रागः, रम से रामः, भज से भागः, यज से यागः, त्यज से त्यागः, है ना। चल से चालः, वद से वालः, क्री से कारः, भ्री से भारः, मृ से मारः, दारः। ऐसा हम पढ़ेंगे भविष्य काल में, निकट भविष्य में पढ़ने वाले। चलिए, तो उपसर्ग में भी देखिए उप उपसर्ग है। हकीकत में उप उपसर्ग का मतलब होता है पास में, समीप, है ना। थोड़ा थोड़ा अव्ययभाव समास आप अपने स्तर पर पढ़े हो, तो उसमें लिखा है कि कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, पढ़े हो ना। तो इसी प्रकार से यहाँ उप का मतलब है पास में, सृज का मतलब जो आकर बैठ जाए, जुड़ जाए। बताइए उसी का नाम क्या होता है? उपसर्ग। हमारे संस्कृत की जो प्रयोगशाला है या भाषा विज्ञान है, वहाँ पर लिखा है उपसर्गाः क्रिया योगे। आइए साहब उस परिभाषा को हम भी सीखते हैं। उपसर्ग की परिभाषा में लिखा है कि व्याकरण में वहाँ लिखा है उपसर्गाः क्रिया योगे। पढ़े आप एक बार, अच्छा लगेगा आपको। और पढ़ो क्या लिखा है। कहते हैं इससे पहले एक सूत्र और पढ़ा है, उस सूत्र को भी यदि मैं सीखने के लिए जोड़ दूं कि प्रादयः, क्या लिखा है मैंने? बोला जी, प्रादे का मतलब है प्रादि, और प्रादि का मतलब हो प्र हो आदि में, जिसके आदि का मतलब पहले या बाद में, तो जिसके आदि में सबसे पहले क्या लिखा हो? प्र, वो सारे के सारे गण समूह क्या कहलाते हैं? प्रादि। इसका मतलब एक तो प्र है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कहा जी कौन कौन है, कितने कितने हैं? तो टोटल मिलाकर के प्रादियों की संख्या है भाई साहब कितने? 22।
बोला कौन कौन से हैं, तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुष, दुर, वी, आ या आंग, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि, उप, एते प्रादयः। ये सब क्या है? तो सबसे पहला कौन है? तो प्र आदि में है, तो सब क्या कहलाते हैं? प्रादि है। पढ़े अच्छा लगेगा, बोलो प्र, वी, आ, नी, आंग में वास्तव में क्या बसता है? आ, लेकिन आ प्रादि नहीं है ना, वो निपात अलग है, आ का वर्णमाला में वो अलग है। अब सीखना, थोड़ा सीखना चाहो तो सिखाता हूं मैं आपको। ये वास्तव में सचमुच में क्या कहलाते हैं? अब प्रादि जब सिंगली लिखे जाते हैं, केवल प्र लिख दिया, कहा ये क्या है, पारा बताइए क्या है, तो इनको उपसर्ग नहीं कहा जाएगा। जब सिंपली कोई प्र के बारे में पूछे तो कह दो ये सारे के सारे प्रादि तो है ही हैं, और जो प्रादि होते हैं भैया उन सबको कहते हैं निपात। बोलो निपात्यते इति निपातः। बोले साहब कहाँ से हो, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा? अजी साहब मैं तो आसमान का पटका और मैडम धरती का झेला हूँ, मतलब मेरा तो कोई नहीं है आगे पीछे, इसलिए जो चाहे रोंद देता है, चाहे मोबाइल की डोरी हो, कोई भी साहब गेहूं की बोरी हो, पटक के भाग जाता है। तो कहते हैं, आपको नहीं करा मैंने चलो, अरे मैं तो मजाक के लिए आप कहीं बोले मैंने कर क्या दिए रे बाबा, कुआं में पटको मास्टर ने चाहे, मैं तो ऐसे कह रहा था मजाक में। तो सामान्य क्या होता है, सबका हम नॉर्मली कहते कि प्र क्या है, तो प्रादि तो है ही है, उप क्या है, प्रादि तो है ही है, लेकिन साथ में ये सब क्या है? तो निपात को बता रहा था मैं कि निपात का मतलब होता है जिनकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, नेचुरल है। कैसे बना? बोले इधर से तो उ आ रहा था, उधर से प आ रहा था, इधर से उ मिला, उधर से प मिला, बन गया जी। बोले ऐसे नहीं होता है ना, शब्द की व्युत्पत्ति में संधि समास आदि जो बताए जाएं, लेकिन ये ऐसे हमारे पास में कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्णों के समूह हैं जिनकी कोई व्युत्पत्ति, जैसे हिंदी में शायद आपने अव्युत्पन्न प्रातिपदिक सुना होगा ऐसे, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई निर्माण होने की विधि नहीं है, बस बने हैं तो बने हैं। और जो जो भी निपात होना है ना भाई साहब, बताना मत आप बाल गंगाधर तिलक को भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये प्रादि हैं, कितने हैं प्रादि? ये सारे प्रादि वास्तव में क्या कहलाते हैं? और निपात है तो क्या कहलाते हैं? तो प्र क्या है? प्र अव्यय भी है और निपात भी है भाई। कहा कि फिर उपसर्ग कौन से हैं? बोले यही उपसर्ग हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे ये लड़की हैं, ये लड़की है, लेकिन जब सजी धजी हो, हाथ में वरमाला लिए हो, तो फिर क्या कहते हो कि ये दुल्हन है, ये वधू है, ये वही है जो माला में गले में घंटी डालने वाली है। बहुत सारी चीजें आप विशेषण देते हैं, फर्क तो होता है ना थोड़ा। तो वही लड़की दुल्हन बन जाती है, ऐसे ही ये 22 प्रादि भी क्या बन जाते हैं? उपसर्ग बन जाते हैं। क्या लिखा था आप देखो वापस, उपसर्गाहा, और पढ़ो सुकून के साथ पढ़ो। कहा भाई साहब ये जो प्रादि है ना, प्रादयः, ये सभी किसका योग होने पर? बताइए आगे तो कौन हो? प्रादि, और पीछे किसके साथ योग हो जाए? अच्छा, क्रिया का मतलब संस्कृत में क्रिया योग होने पर, यानी धातु के साथ आने पर ये प्रादि अव्यय निपात नहीं कहलाएंगे, फिर इनका नाम क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। बोले थोड़ा समझ में नहीं आई बात। मान लीजिए आपको नॉर्मली परीक्षा में पूछ ले कि बताइए ये उपसर्ग है क्या? नहीं है, ये निपात है और ये अव्यय है, अविकारी शब्द है, ऐसा ही रहता है। आपने कभी प्र, प्री, प्रू, प्रे ऐसा नहीं पढ़ा ना आपने, ये बदलता ही नहीं है, इसलिए अविकारी अव्यय भी हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, इसका नाम हो सकता है भाई साहब निपात, और इसी का नाम हो सकता है भाई साहब अव्यय। समझना मेरी बात को ना। लेकिन ये प्र जब किसी धातु क्री धातु से पहले लगा दो
घय प्रत्यय अण प्रत्यय कर लो, क्या बन गया? प्रकार। इसी प्रकार श्री धातु से बना लो सारह, क्या बन गया? इसमें कौन सी धातु है? क्री। इसमें कौन सी है? श्री। अब धातु से पहले आ गया तो पता ही क्या है? अब ये अव्यय निपात नहीं, अब क्या कहलाएगा? ये उपसर्ग कहलाएगा। दूसरी बात, जब ये ऐसे होते हैं तो नंबर 1 क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग के साथ साथ जो जो उपसर्ग कहलाता है, यानी क्रिया के साथ आने पर उपसर्ग तो है ही है। बोला इनके भी तो 2-2 नाम दिए थे आपने, कहा इनका एक नाम और हो जाता है, गति। बोलो क्या हो जाता है? आपको गति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी लगे हाथ एक ही शब्द था तो मैंने बोल दिया। मैं अकेला हूँ, मैं परा हूँ, तो मैं निपात भी हूँ और मैं अव्यय भी हूँ। अजी मेरे पास में ना फोन मत करना, मेरे पास में धातु बैठी है। इतना ध्यान से सुन रहे थे। चलो जिसका मतलब मैं इस समय क्या हूँ? उपसर्ग हूँ। मैं किसी के पास बैठा हूँ ना, उपसर्ग हूँ। या फिर मैं क्या हूँ? गति हूँ। समझ रहे हो ना? तो अकेला है तो निपात और अव्यय है, प्रादि की बात कर रहे हैं हम। और किसी धातु के साथ आ जाए तो उपसर्ग और, यहाँ तक बात समझ में आ रही? चलो जी वापस आ जाते हैं। कहा कि इसका मतलब, इसका प्रयोग, यानी उपसर्ग की बात करें तो सिर्फ किससे पहले आएगा? इसका मतलब यदि वो शब्द से पहले आ जाए तो फिर उपसर्ग। आप पढ़ेंगे अविभाव समास, कृष्ण के समीप, फिर आपको पढ़ाया जाएगा उप कृष्णम। आप कहेंगे हरि के समीप, उप हरि। बताओ धातु है, शब्द है, और इसके आगे क्या बैठा है? उपसर्ग है ना? तो फिर क्या है ये? निपात है। क्या है ये? अव्यय है। वहां हम सीखेंगे कि सारे के सारे क्या होते हैं? ये अव्यय हैं। तो फिर ये भी क्या है? अव्यय। इस समय ये भी क्या है? अव्यय, क्योंकि ये धातु से पहले नहीं। कृष्ण में क्री को मत देखना भाई, कृष्ण है वहां, क्री वाला मामला नहीं। तो इस तरह से, हालांकि ये सब आपके विशेष नहीं है, लगे हाथ हम बात कर रहे हैं साहब। आओ जी भाई इधर आओ। कहा क्यों लगाते हैं उपसर्ग? तो उपसर्ग की विशेष तो 3 गतियां होती हैं। उपसर्ग लगाने से धातु के अर्थ में या तो परिवर्तन ही हो जाता है, या कभी कभी परिवर्तन नहीं होता, उस अर्थ में थोड़ी विशेषता आ जाती है, और कभी कभी विशेषता भी नहीं आती, उसी अर्थ का अनुसरण कर लेता है। पर हमारी एग्जाम्स में मैंने देखी है कि कई बार जो परीक्षा में सवाल आए हैं उसमें विशेष जोर रहा है कि उपसर्ग से क्या होता है? उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग लगाने से धातु के अर्थ में क्या हो जाता है? धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। में परिवर्तन, इसको लगा डाला तो अर्थ हो जाएगा झिकलला। तो धातु के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन। कहा ऐसे कैसे हो जाता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए आप पढ़ रहे हैं हरि, ये क्या है? एक धातु है। इसका हकीकत में अर्थ होता है हरणे, यानी क्या करना? हरण करना। मैं तुझको भगा लाया हूँ श्री कृष्ण की बुआ के घर से। नहीं भगाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने? कृष्ण ने, माफी चाहता हूँ, अर्जुन के साथ भगाए थे किसी को? किसको? हाँ, मैं सोचा आपको कैसे पता नहीं है। भागने की बातें तो सबको पता है, तो आपको कैसे पता नहीं है? तो पता है ना आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, दैनिक भास्कर में भी आया था। तो आप तो जागरूक लोग हैं, सब तरह से जानकारियां जुटाते हैं देश विदेश की। तो हरि धातु का मतलब क्या होता है? कन्फर्म है ना, हरण करना है। पर अब देखिएगा साहब, मान लीजिए मैं इस धातु से पहले लगा दूं प्र, अच्छा इसको भी समझ लो, आपको होगी क्या कर लिया हरि धातु। अब इस देखना, सृज धातु से सृजा बना ना, सर्गा। हरि धातु से प्रत्यय करते हैं घय, घय में आ बचेगा, हरि की जगह हार हो जाएगा। शब्द का निर्माण करोगे तो क्या हो जाएगा? हार है, बन गया ना, है ना। इसी से आप चाहो तो क्रिया भी चला सकते हो, याद है क्या पढ़े थे हम? हरती हरत हरंती। चलिए साहब, ये देखिए हार धातु है या हर धातु है, बात तो वही हरण करना। उपसर्ग क्या लगाया? शब्द क्या बन गया? बोलो क्या मतलब होता है इसका? आघात करना, चोट करना, डिशम डिशम करना। अब बताइए साहब, ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं, चोट दे के ले जाएंगे। बदल गया ना अर्थ, हरण करना अर्थ किसमें चेंज हो गया? आघात करना। फिर कहा कि आ लगा दो, ये लो जी, हार के आगे क्या लगा दिया? आ, क्या बन गया भाई? अब बताइए, इसका भी मतलब चोट करना होता है क्या? इसका मतलब तो रोटियों को बर्बाद करना होता है। भोजन करना, ग्रहण करना, भोजन करना। लीजिए साहब, इसका मतलब ही चेंज हो गया। क्या करना? भोजन करने का भाव। ये भाव अर्थ में आता है प्रत्यय, प्रहार करने का भाव, भोजन ग्रहण करने का भाव। तो प्रहार, आहार, संगार, सम उपसर्ग लगा दीजिए भाई साहब।
व्यंजन संधि पढ़े हो ना, अब मैं के बाद में आ गया तो क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा ना। चलिए बताइए इसका मतलब क्या होता है, बर्बाद कर दूंगा। नेस्ता नाबूद, सर इधर से उस दिन आवाज आई थी, क्या था फिर भूल गया मैं, नेस्ता नाबूद, नेस्ता नाबूद है ना, जो भी है मतलब नेस्ता नाबूद कर दूंगा, नाश करना है ना, समगार है। ये देखिए साहब वी लगा दो, वी कहा जी, वी लगा दिया, बन गया वी प्लस आ रहा विहार है, मतलब घूमना, क्या करना, भ्रमण करना जी भाई। कहा परी लगा दो, परी, ये लो साहब परी प्लस हार, क्या बनेगा, छोड़ देना, जा जा के कहा, हटा, सावन की घटा, त्यागना, छोड़ देना, भगा देना, माजना, बिगाड़ देना, चाल चाल और भी बहुत सारे शब्द हैं, अव्यय विहार है, ग्रहण करना होता है, बहुत सारे शब्द हैं। तो मेरे कहने का मतलब देखो, हार 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 हार, लेकिन इसको लगाया तो, इसको लगाया तो, इसको लगाया तो परिवर्तन तो आ रहा है। धातु तो एक ही है, आगे सिर्फ क्या बदल रहे हैं आप, उपसर्ग बदल रहे हो ना। उपसर्ग के बदलने से ऑटोमेटिकली धातु के अर्थ में क्या हो रहा है, परिवर्तन। कभी कभी नहीं भी होता है, वो अपने काम का नहीं, मौखिक बोल रहा हूँ। जैसे मान का मतलब होता है मान करना, सम लगा दो, सम्मान, थोड़ा विशेष मान करना, तो विशिष्टता आ जाती है। कभी कभार लगाने से मतलब ही नहीं लगता, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। इस प्रकार से भी कई प्रकार के फालतू उपसर्गों से ऐसे काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जो परीक्षा में टारगेट करेगा वो ये कहेगा आपसे कि उपसर्ग लगाने से धातु के अर्थ में हो जाता है परिवर्तन, हो जाएगा ना भाई। कहा कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा जो वेद होते हैं ना, वेद, तो वेदों में तो जो उपसर्गों का प्रयोग होता है वो सब जगह ही होता है, पूर्व में भी होता है, मध्य में भी होता है, अंत में भी होता है। लेकिन लौकिक व्यवहार में आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि भैया लौकिक जो व्यवहार है ना, अपनी वाली बातचीत की बात है, ये घर की बात है, तो वहां पर जो प्रयोग होता है वो केवल कहाँ पर, पूर्व में, और वो भी सिर्फ किसके पूर्व में। हाँ ये अलग बात है कि सामान्य चर्चा में कई बार शब्दों से पहले भी उपसर्ग लगा करके आपको परीक्षाओं में उसने पूछा हुआ है, तो आप मना नहीं करेंगे कि साहब ऊपर ही के आगे पूछ लिया, मैं तो न बताऊं, जा उपसर्ग नहीं है, ये तो पढ़ाया मैंने कि अव्यय है, निपात है, तो ऐसा भी आप नहीं करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सामान्य प्रश्न पूछता है ना भाषा का, कि देखिए आपको संस्कृत के उपसर्गों की जानकारी है कि, तो वो इस बात को गौण कर देता है वो कई बार, कि बताइए अधिहरि में उपसर्ग कौन सा है। अब आप पढ़ोगे कि मैंने आपको पढ़ाया कि अधिहरि में तो हरि से है, तो उपसर्ग है ही नहीं वो, लेकिन फिर भी आपको यदि बाउंड करे, आपको जबरदस्ती जो कहे कि छाटो, तो फिर आप किसको छाटेंगे, अधि को छाट, उसको मान के चलेंगे फिर, है ना। चलो साहब लिखो थोड़ा सा सीधा है, तो कभी आया भी नहीं है परीक्षा में, एक शब्द आता पलायते, बस परा उपसर्ग का उदाहरण है। लिखिए आप उपसर्गः, पुल्लिंग शब्द है, उपसर्गः, पोस्टमार्टम करो काम आएगा। लिखो उपसर्ग, उपसर्ग, सृज का मतलब सरकना, रखना, है ना। सृज धातु से उपसर्ग, सृज धातु से कौन सा प्रत्यय, ब्रैकेट में अ लिख देना, घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग, सृज धातु से घय, अ बसता है इसमें, पुल्लिंग में चलता है इसलिए अह रामः की तरह। घय बहुत ही सुंदर प्रत्यय है। घय प्रत्यय करने पर क्या बनता है भाई, उपसर्गः शब्द बनता है। उपसर्ग सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर उपसर्गः, विसर्ग लगाना, उपसर्गः शब्द बनता है। क्या बनता है, उपसर्ग बनता है। नीचे लिखे बात, संस्कृत में 22 प्रादि हैं। संस्कृत में, हिंदी में थोड़ा संसार बड़ा था ना उपसर्गों का, यहाँ इतना झमेला नहीं है, यहाँ तो एक पार्ट है जो हिंदी में आप संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हो। कितने हैं प्रादि, लिखिए साहब, प्र, ये प्रा नहीं है ना, परा है ये, प्रा नॉट प्रा, प्र, परा, अप पूरा है प, सम, अनु,
अव, अनु, अव, निश, निर, स का सही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और रे का रही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, दुर, वी, छोटा वाला वी, नॉट बड़ा वाला वी। आंग, ब्रैकेट में आ लिखना भैया ना, बसता आ है लेकिन उपसर्ग आंग होता है। नी, न्यून, न्याय, न्यास, न्यवसत, अधि, अपि, अति, अपि, अति, सु, उद, उद, अभि, प्रति, परि, उप। क्या नीचे लिखो आप नंबर 1, इन 22 प्रादियों को, इन 22 प्रादियों को निपात या अव्यय भी कहते हैं। इन 22 प्रादियों को निपात या अव्यय भी कहते हैं। नीचे लिखो उपसर्ग की परिभाषा। क्या लिखोगे? उपसर्ग की परिभाषा। सिंपली होंगे तो हम कहेंगे निपात है, पता ही नहीं कैसे पैदा हुए। अव्यय हैं, बदलते और नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात सब एक जैसे। नीचे लिखो उपसर्ग की, बोलो उपसर्गाः क्रिया योगे। क्रिया योगे है उपसर्गा, क्रिया का योग हो तो उपसर्ग है। उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे। अच्छा, वो क्या है कि यो चल रहा था अभी रास्ते में। हाँ, क्रिया योगे। नीचे लिखो आप, जब 22 प्रादियों का प्रयोग, जब 22 प्रादियों का प्रयोग किससे पहले? धातु से ऑब्लिक क्रिया से, धातु से पहले किया जाए, धातु से पहले किया जाए तो इन्हें उपसर्ग ऑब्लिक गति भी कर देना। ये कुछ बिगड़ा तो है नहीं भाई, मैं लिख दिया गुरुजी मैं तो परेशान होगा, लिख दो ऐसे लगे है। तो इन्हें उपसर्ग और गति कहते हैं। नाम है गति, जैसे उपसर्ग नाम है, गति कहते हैं। हो गए। इस प्रकार 22 उपसर्ग हैं, प्रादि 22 तो उपसर्ग 22, यही तो उपसर्ग बनेंगे। इस प्रकार 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। इनका प्रयोग लौकिक व्यवहार में, इनका प्रयोग लौकिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार समझ रहे हो ना, हम जो बोलचाल में काम में लेते हैं, लौकिक व्यवहार में धातु से पूर्व होता है या पूर्व में होता है। लौकिक व्यवहार में धातु से या धातु के पूर्व में होता है। नीचे लिखना,
लेकिन वैदिक प्रक्रिया में, मंत्रों में, लेकिन वैदिक प्रक्रिया में उपसर्ग का प्रयोग पूर्व, मध्य या अंत में हो जाता है। पूर्व, मध्य या अंत में हो जाता है। लिखा आपने? लिखिए, संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। आंग लिखो, संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। आ नहीं होता ना, आ तो वो आ वाला निपात है, अव्यय है। किसको उपसर्ग माना? आ और आंग में आंग उपसर्ग होता है। चलिए साहब नीचे आ जाओ। आंग उपसर्ग होता है। नंबरिंग डालो तो अलग चेंज कर लो, जो डाल रहे अच्छी बात। तो आगे लिखो बाब, उपसर्गों के प्रयोग से धातु के अर्थ में, उपसर्गों के प्रयोग से धातु के अर्थ में, बोलो, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। जैसे ह्री, ह्री बराबर हरण करना। जैसे ह्री बराबर हरण करना। लेकिन नीचे चलो फिर, प्र प्लस हार, ह्री का हार बना हुआ है ना, क्या बना? आघात करना। लिखो ऐसे कैसे लिखते चलो, प्र प्लस हारः प्रहारः, आघात करना, आघात करना, चोट करना। आ प्लस हारः आहारः, भोजन करना। आ प्लस हारः आहारः, क्या करना? भोजन करना। संहारः संहारः, नाश करना। संहरति, विहरति, आहरति, प्रहरति, इत्यादि इत्यादि। विहारः, क्या मतलब होता है विहारः का? भ्रमण करना, घूमना, ताजी हवा लेना, स्वास्थ्य का लाभ लेना। परिहारः, क्या मतलब होता है? त्यागना। अब देखिए, इसमें तो सिंपल ही प्रश्न आता है, कहीं कहीं लगे कि यहाँ उपसर्ग तो हिंदी की तरह तो प्रयोग करेगा नहीं आपसे। दुर्भाग्य से कभी रीट में आया नहीं हूँ, क्योंकि पता है कि अंधे आदमी भी जो है टटोल टटला के अच्छा प्र है लगा देगा, क्योंकि थोड़ा संस्कृत में क्लियर है ना मामला। वहाँ देशज है, विदेशज है, तत्सम मतलब संस्कृत के भी हैं, तद्भव भी हैं। हमारे तो सिर्फ एक ही हैं, 22 घरों का परिवार। सुना है आपने, छोटा परिवार सुखी परिवार, वो इसलिए सुखी होता है बेचारा। तो कुछ एक उदाहरण है संस्कार में, जो बहुत 4-5 हमारी परीक्षा में ज़्यादातर आए हैं संस्कार के लिए। तो लिखो आप, यो नहीं समझेगी गुरुजी अत्तोसों की जगह। तो संस्कृत में तो जो विशेष बातें थी 5-6 वो हम लिखे हैं। तो ऊपर से नीचे के क्रम में 2-2 की जोड़े में आप लिखें। जैसे कैसे सवाल करेगा कि बताइए प्रहरति में उपसर्ग का नाम क्या है, तो आप बता देंगे प्राह प्रह। बहुत क्लियर मामला होता है, इसलिए तो कभी पूछता नहीं है आपसे, क्योंकि जब आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मोगम्ब खुश हुआ, सवाल ही नहीं दिया। लिखो जैसे प्रहरति, प्रयोगः, प्रयासः, ऐसे बहुत सारे हैं, नॉर्मल आएगा पर जो भी। पराभवः, पराजयः,
अपहरति, अपकारः हरण करता है, अपमान करता है। लिखो। सम का बहुत अच्छे उदाहरण आते हैं, जैसे संस्कार, संस्कृति ही, है ना, इस तरह के कुछ विशेष उदाहरण आते हैं। संस्कारः, संस्कृति, समचरणम, समजयः, ऐसे। अनु का हमेशा प्रयोग यदि देता है तो संधि के साथ से जोड़ के देता है। अन्वीक्षणम, है ना, अनु प्लस एक क्षणम, तो अन्वीक्षणम। इसी प्रकार से अन्वादेशः, कुछ न कुछ संधि प्रयोग करके देता है। देखिए आपको पता है कि नहीं है, कुछ लोगों को लगता है ओहो अन्वीक्षणम, ओहो अन्वीक्षणम समझ में आ गया। अवगमनम, चला गया अवगतम। अवगतम का मतलब समझ में आ गया, अवगमनम का मतलब भी समझ में आ गया। निस का हमेशा सही रहेगा, चाहे वो दंत वाला हो, चाहे वो तालव्य हो, चाहे वो मूर्धन्य हो। जैसे मैं करता हूँ कर्म कैसा, निष्काम कर्म करता हूँ, तो निष्काम का निष्काम है, निश ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा विषय हो। मेरा व्यवहार है निश्चल, कैसा है व्यवहार, निश्चल, तो निश ही रहेगा। निर का निर ही रहेगा, आवाज भी ऐसी आती है। स्वर के बाद ज्यादा प्रयोग किया गया है निराहार, बिना आहार के, है ना। निर्योगः, बिना योग के, युज धातु से निर, तो निर्योग। कई बार लगेगा निर प्लस राहार तो होता नहीं, तो निराहार, निराहार। दुष् का भी दुष् ही रहेगा, दुष्कार्य, दुष्कृतम, कठिन जो कार्य होता है। दुस्साहस, रावण तेरा दुस्साहस कैसे हुआ माता सीता को भगा कर लाने का? अरे महाराज मैं नहीं लगा भाग। आजकल की बात है ना, रावण की आजकल की सीता की बात है। दुस्साहसम कैसे हुआ? बोले सीता ही भगा के लाई थी साहब, मैं तो खुद बचने के चक्कर में इसके साथ भागा हूं। कह रही थी आई विल किल यू, दुर्गति कर देती मेरी। ऐसा दुराग्रह है इसके दिमाग में। आजकल सीताओं का काम भी बहुत जोरदार है। दुर्गति में गम धातु है, दुराग्रह में भी गृह धातु, दो उपसर्ग हैं, दुर और आ। कुछ उपसर्गों के साथ दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। चलिए वी, ये भी बहुत अच्छा आता है, 3 4 5 एक साथ ही उपसर्ग डाल के दे देता है कई बार, तो नालायक आदमी। देखो व्यायाम में कितने हैं? 2, वी और आ। फिर यम धातु से गहे करेंगे जब यामह बनता है। व्यायाम, व्यवसायः, अध्यवसाय। देखो और भी ज्यादा ले लो, बोले अधि प्लस अव प्लस फिर है अध्यवसायः, कुछ कार्य करना। वी कहाँ गया वो? आंग, आंग का तो चलो कुछ भी ले लो। आहरति लेकर आता है, आयास मतलब मेहनत करता है। या है भाई यहाँ नहीं, आयास कहाँ गया वो? नी, मैं जिंदा हूं, होगा। बसंती न्याय, न्याय है ना। न्यावसत, एक मुनि रहता था। न्यावसत, नी अवसत कहाँ गया यार? अधि, ये भी हमेशा जोड़ के देगा भाई। अध्यायः, और वो ऊपर देखो उसमें आ गया। वैसे वो सटीक नहीं होगा पर इसमें गलत हो गया ना ये उदाहरण भी। व्यवसाय, आप तो व्यय रखो इसको। अब ठीक है, वो गलत हो गया, अब सही। यहां लिख लो उसको अध्यवसाय। अपि हितम,
अपिहितम का मतलब ढकना, धा धातु से कट करेंगे अपिहितम। और जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन बोलते ना क्या, और ढक्कन इधर आप बोले ओ अपिधानम, अपिधान का मतलब ढक्कन। अति आचार, अत्याचार, ज्यादा ही आदर, अत्यादर, अतिक्रमणम, सु आगतम स्वागतम, सुआगतम, इसमें भी दो है ना, सु और आ, स्व भी हो सकता है, सु भी उपसर्ग भी माना जाएगा। इसी प्रकार से स्वस्थ, लेकिन उसमें आता नहीं सु, सुअर्थ स्वर्थ, स्वार्थ अलग चीज होती है। और देखिए साहब क्या उद, इसके भी बहुत अच्छे उदाहरण आएंगे भाई। उत्थानम, उद प्लस स्थानम, उत्थंभनम, उद प्लस थंबनम, उद्सवः उदकीर्णः, अभी आशः, अभ्यासः, अभी आगतः, अभ्यागत भगवान बुद्ध का नाम भी था। प्रति प्लस उपकार, दो है ना इसमें भी, प्रत्युपकार, यण संधि में आप पढ़ते भी हैं। प्रति प्लस वचन, प्रतिवचनम, प्रति उत्तरम। लीजिए साहब, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, हिंदी भाषा में भी आता होगा। परिआवरणम, पर्यावरणम, परीक्षा, परीक्षा, उपागतम, उपागतम, और उपालंबः। पास में सरकता है, उपसरती, ऐसे। संस्कृत में उपसर्गों का थोड़ा सा मामला सीधा होता है, ज्यादा परेशान नहीं करते बेचारे, पितरों की तरह हमें खीर खिलाओ, नहीं तो मता का छोरा नौकरी कुल लाग दी, मान जाओ बाबा मान जाओ। सु प्लस अर्थ है, धातु तो नहीं है पर प्रयोग में है, वैसे अशुद्ध है देखा जाएगा, पर आते हैं ऐसे इसलिए लिखा है मैंने। ऐसे लिख सकते हैं, सु कर लिख देता मैं, उद प्लस स्तंभनम, उठना, खंबा, उठाओ, है ना सर, धातु नहीं है, शब्द से है पर लिया है, सु कर लिख लो। हाँ भाई, कहाँ क्या लिखा था? व्यवसाय में दो उपसर्ग है, वी प्लस औ, ये वाला ना, ये वाला ना, वी अव, फिर सरकने शाय में सुई धातु होती है पीड़ार्थ में, उससे करोगे से को सा, या फिर कोई ग्रह प्रत्यय करते हैं, इसका मतलब होता है निमित्त, कारण, हेतु, पढ़े हो ना। जो बुद्धि का कारण होता है उसे मन, या मन का जो कारण है उसे बुद्धि, तो बुद्धि पर्यवसायो बुद्धि, न्याय शास्त्र में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कारण, हेतु, प्रयोजन, निमित्त, उद्देश्य, प्रयोजन, अध्यवसाय। इसमें जो मैं बोला ना वो थोड़ा सा फाल्ट हो रहा है, लेकिन लेते हैं, स्वर्थ है, स्वच्छ है, इसे लिख दिया मैंने लगा। बाकी संस्कृत में मान्यता केवल धातु से पहले ही मिलती है उसको, है ना। याद करने का जो टॉपिक है वो आपका अव्यय है, क्योंकि हिंदी से अव्यय संस्कृत का थोड़ा मैच नहीं करता है। लिखो पहले आप, चलो देखिए, बोलना पता तो चले आप समझे कि नहीं। वैसे नॉर्मल है, उपसर्ग आप पढ़े हैं इसलिए ज्यादा इसको उधेड़ेंगे नहीं, उदाहरण बढ़ा सकता हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दुर आ, दुर आ, इधर देखो बोर्ड पे लिख लिए हो तो, नहीं लिखे हो तो मत देखो। उपसर्ग बोलना केवल आपको है ना, बोलना दो है तो दो भी बताने हैं। चलो आगे बोलो, परा, परा, अप, अप, सम, समय, सम, सम, अनु प्लस एक, नॉट वीक्षणम,
विक्षणम में तो मामला गड़बड़ हो गया, एक क्षणम। यहाँ बोलो अनु प्लस उपसर्ग होता है ना, केवल अनु। आ दिश धातु से आ भी है, तो कभी कभी बस ये सावधानी बरते, अनु प्लस आ, फिर है देश शब्द, अव अव निश निश निर आ, फ्री धातु आ गई ना, बोलो निर दुश जार्ज बुश दुर दुर आ दुर आ वी आ व्या, फिर यम धातु से होता है याम, गति अर्थ में होता है वी आओ। अच्छा बोलो आ, इसमें आ मत बोल देना इसमें ना, क्योंकि इन धातु से सब जो संस्कृत वाले हैं वृद्धि हो के आई बनता है, गति अर्थ में न्याय, तो नी। अब इसमें बता दो, चलो मैं मान लूँ, हाँ पता था गड़बड़ करेंगे। इधर देखो, हम पोस्टमार्टम करो, नी प्लस आउ प्लस सत, ये पता है क्या है, वस वसती वसत, लंग लकार बनाओ इसका, तो वसत का अवसत बना है, यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं है, ये तो क्रिया है लंग लकार की, तो लंग लकार वैसे आता नहीं इतना गुड़ आपका, पर लंग लकार की क्रिया है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। अवसत यानी रहता था, ये उपसर्ग थोड़ी है, ये तो धातु था, धातु कौन सा, वस। अरे पट से क्या बनता है, अपठक, तो केवल उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर, अच्छा उदाहरण है। बोलो आगे, अधि ओनली अधि, बोलो अधि अव, बोलो अपि, आगे अपि अपि मतलब भी, चलो अति आ अति आ सु आ, अच्छा गांव में होता है सुआ बोल सुआ राम राम, कड़वी कड़वी वाणी रे, ओद ओद अभी अभी आ, प्रति उप प्रति, कहाँ गया भावना में बह गया, हमारी शान नाले की कोई नारे पे बैठ के भावनाओं में बह गए। चलो इधर देखो, पर्यावरण बताओ, परि आ परि